नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उत्तरदायी उपयोग और असामाजिक तत्वों द्वारा इसके गलत इस्तेमाल से विश्व की रक्षा पर जोर दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों को फिर से खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। भारत में कोविड जांच क्षमता प्रतिदिन 15 लाख हुई। केंद्र सरकार राज्यों को राजस्व घाटे की भरपाई के लिए 20,000 करोड़ रुपए तत्काल जारी करेगी। क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की आज टोक्यो में बैठक होगी। और आईपीएल क्रिकेट में दुबई में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 59 रन से हराया। समाचार प्रभात के इस अंक में मुकेश कुमार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उत्तरदायी उपयोग और असामाजिक तत्वों द्वारा इसके गलत इस्तेमाल से विश्व की रक्षा पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के प्रति भरोसा स्थापित करने में गणना संबंधी पारदर्शिता महत्वपूर्ण है और ये सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रेज शिखर सम्मेलन 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। इट रिमेन्स अवर कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी टू एंश्योर ट्रस्ट इन हाउ एआई इज यूज्ड। एल्गोरिथम ट्रांसपेरेंसी इज की टू एस्टैब्लिशिंग दिस ट्रस्ट। इक्वली इंपॉर्टेंट इज अकाउंटेबिलिटी। We must protect the world against weaponization of AI by non-state actors. प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनाना चाहते हैं और देशवासी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। Many Indians are already working on this area. I hope many more do so in the times to come. Our approach to this is powered by core principle of teamwork, trust, collaboration, responsibility and inclusivity. प्रधानमंत्री ने कहा कि शिखर सम्मेलन इस बारे में विचार विमर्श को बढ़ावा देने का कारगर माध्यम साबित होगा। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानव के सम्मिलित प्रयास से दुनिया की बेहतरी के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। भारत को इस बात का अनुभव है कि प्रौद्योगिकी से पारदर्शिता और सेवाओं की आपूर्ति बढ़ती है। कोरोना महामारी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि भारत की डिजिटल तैयारी इससे निपटने में कितनी सहायक रही। In the pandemic situation, we saw how India's digital readiness was of great help. We reached out to the people with help at the earliest and in the most efficient manner. India is rapidly expanding its optical fiber network. The aim is to provide every village with high-speed internet connectivity. Now, we want India to become a global hub for AI. Many Indians are already working on this area. Our approach to this is powered by core principle of teamwork, trust, collaboration, responsibility and inclusivity. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हाल में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है जो प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण और कौशल को शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग बनाती है। उन्होंने कहा कि ई पाठ्यक्रम विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों में भी विकसित किए जाएंगे जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माध्यम सशक्त होंगे। ई कोर्सेज विल आल्सो बी डेवलप्ड इन वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस and dialects. This whole effort will benefit from natural language processing capabilities AI platforms. We launch Responsible AI for Youth program this year in April. Under this program, more than 11,000 students from schools completed the basic course. They are now building their AI projects. प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी फोरम गठित किया गया है
जो डिजिटल बुनियादी ढांचा और क्षमता मजबूत करने के लिए ई शिक्षा यूनिट सृजित करेगा। सरकार ने नवाचार, उद्यमिता को बढ़ावा देने और जनहित में उभरती प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए अटल नवाचार मिशन शुरू किया है। उन्होंने कहा कि कृषि जैसे क्षेत्रों और शहरी अवसंरचना विकसित करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बड़ी भूमिका है। ये आपदा प्रबंधन प्रणालियों को भी मजबूत बना सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट क्षमता को उजागर करेगा और उन्हें समाज के लिए अधिक से अधिक योगदान करने में सक्षम बनाएगा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लोगों के जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि विकास की गति बढ़ाने, समानता स्थापित करने और सेवाओं की समान आपूर्ति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका महत्वपूर्ण है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि आधार, यूपीआई, जीएसटी और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से डिजिटीकरण के प्रधानमंत्री के प्रयासों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए अवसर सृजित हुए हैं। इससे व्यक्तिगत डेटा और गोपनीयता की रक्षा के साथ साथ प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी। शिखर सम्मेलन 9 अक्टूबर तक चलेगा। सम्मेलन में महामारी से निपटने की तैयारियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समान लाभ उपलब्ध कराना, नवाचारों के डिजिटीकरण को प्रोत्साहन, सफल नवाचार के लिए समावेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भागीदारी जैसे विषयों पर विचार विमर्श होगा। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल फिर से खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। 15 अक्टूबर के बाद धीरे धीरे फिर से स्कूल खोलने संबंधी दिशा निर्देश 2 भागों में विभाजित हैं। इनमें स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य और सुरक्षा के पहलू शामिल किए गए हैं। इनमें सुरक्षित दूरी बनाए रखना और मास्क पहनना सुनिश्चित किया गया है। दिशा निर्देशों का दूसरा भाग शैक्षिक पहलुओं और महामारी के बीच शिक्षण पद्धतियों से संबद्ध है। सीखने के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इन दिशा निर्देशों में पूरे वर्ष के लिए गतिविधियों की व्यापक वैकल्पिक कैलेंडर बनाने की आवश्यकता बताई गई है। शिक्षकों से कहा गया है कि वे आईटी टेक्नोलॉजी के अपने कौशल को बढ़ाएं ताकि कक्षा में इसका समुचित इस्तेमाल किया जा सके। सुरक्षित दूरी और अन्य सुरक्षा मापदंड का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षण संसाधनों के इस्तेमाल की आवश्यकता बताई गई है। इनमें वर्कबुक और वर्कशीट तथा प्रौद्योगिकी आधारित संसाधन शामिल हैं। एक रिपोर्ट। शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत शिक्षण मॉड्यूल में विभिन्न पहलुओं को शामिल कर कोविड महामारी के प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाए जाने पर जोर दिया गया है। इसके तहत वैसे कमजोर छात्र जिसमें बेघर, दिव्यांग और कोविड से सीधे प्रभावित होने वाले छात्र शामिल हैं, उन पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। वहीं प्रज्ञाता दिशा निर्देशों और बेहतर ऑनलाइन शिक्षण मॉड्यूल के दीक्षा पोर्टल के उपयोग पर भी प्रकाश डाला गया है। स्कूलों को पुनः खोलने और विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशों के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी मानक संचालन प्रक्रिया विकसित करने को कहा गया है। आनंद चतुर्वेदी के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के बीच आज एक ऐतिहासिक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके माध्यम से बधिर छात्रों को संचार के उचित प्रारूप में शिक्षा सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। सहमति पत्र के अनुसार हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी विषयों के एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पुस्तकों, शिक्षकों के लिए हैंडबुक और अन्य सहायक सामग्री तथा संसाधनों सहित शैक्षिक प्रिंट सामग्रियों को डिजिटल प्रारूप में भारतीय संकेत भाषा में बदला जा सकेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने देश में कोविड की जांच सुविधाएं बढ़ाने के उपाय किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि भारत की परीक्षण क्षमता प्रतिदिन 15 लाख पर पहुंच चुकी है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि मांग पर सभी की पहुंच जांच सुविधाओं तक कायम हो सके। मंत्रालय ने कहा कि जांच में बढ़ोतरी होने से संक्रमित व्यक्तियों का शीघ्र पता लगाने, उनके पृथकवास और कारगर उपचार में मदद मिली है। इससे कोविड से होने वाली मौतों की दर में भी कमी आई है। मंत्रालय के अनुसार भारत में संक्रमित होने की दर 10% से कम बनी हुई है।
सरकार ने कहा है कि देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 84.34% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 76,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 55,86,000 से अधिक हो गई है। स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ने से वर्तमान में संक्रमित लोगों की संख्या कुल संक्रमित मामलों का केवल 14.11% रह गया है। इस समय देश में 9,34,000 रोगियों का उपचार किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 74,442 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होने से कुल संक्रमित लोगों की संख्या 66,23,000 से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार की कार्यनीति के प्रभावी कार्यान्वयन और टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट में वृद्धि से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। देश में संक्रमण से मरने वालों की दर 1.55% है, जो कि विश्व में सबसे कम है। पिछले 24 घंटे के दौरान 903 लोगों की मौत से मृतकों की कुल संख्या 1,02,685 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि आपातकालीन तैयारी और जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना उभरती बीमारियों से उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिमों से निपटने और सतत विकास लक्ष्य हासिल करने की दिशा में प्रगति की कुंजी है। उन्होंने कल कोविड महामारी के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के वर्चुअल विशेष सत्र की अध्यक्षता की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस महामारी से निपटने के लिए पूरे विश्व के लिए उपचार, निदान और वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में त्योहारों और धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए गृह विभाग ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर जारी अन्य निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। निर्देशों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा ने कहा कि नए आदेश के अनुसार किसी भी संकीर्ण स्थान पर पंडाल निर्माताओं और आयोजकों को बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा करने की अनुमति नहीं मिलेगी। उन्हें शारीरिक दूरी के नियम का पालन कराना होगा। डॉक्टर राजौरा ने बताया कि केवल 10 लोगों के समूह को ही मूर्तियों को विसर्जन स्थल पर ले जाने की अनुमति होगी। इसके लिए भी आयोजकों को जिला प्रशासन से अलग से अनुमति लेनी होगी। इसी तरह दुर्गा पूजा और रावण दहन के दौरान लाउड स्पीकर के उपयोग के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देश लागू रहेंगे। वहीं दूसरी ओर राज्य में कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़कर 1,37,000 तक पहुंच गई है, जबकि अब तक 1,15,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब 18,757 सक्रिय मामले हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 1,302 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। राज्य में अभी तक 1,23,770 रोगी कोविड से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 85.75% हो गई है। एक रिपोर्ट। गुजरात में अब तक संक्रमण के 1,44,700 मामले पाए जा चुके हैं। कल 1,405 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। कुल 47,02,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। इसमें से 57,513 परीक्षण कल एक ही दिन में किए गए। राज्य में सबसे अधिक 276 नए मामले कल सूरत में दर्ज हुए। इस वक्त 16,745 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 94 मरीज वेंटिलेटर पर है। कल 13 मरीजों की मृत्यु के साथ कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 3,512 हो चुकी है। 5,94,000 से अधिक लोगों को घरों में संगरोध रखा गया है। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम ने संक्रमण के नए मामले मिलने के बाद 3 और क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल किया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ओडिशा सरकार ने कोविड मरीजों के लिए होम आइसोलेशन के दौरान फेविपिराविर थेरेपी शुरू करने के कदम उठाए हैं। ओरल थेरेपी मरीजों की सहमति और कड़ी चिकित्सा निगरानी में की जाएगी। तमिलनाडु में पिछले 3 सप्ताह में पहली बार कोविड का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 46,000 से कम हो गई है। कल 5,395 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 6,25,000 हो गई है। अब तक 5,69,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
तमिलनाडु में कोविड संक्रमण का इलाज करा रहे लोगों की संख्या कल 46,000 से कम हो गई, जो एक बड़ी उपलब्धि है। पिछले 21 दिनों से ये संख्या 46,000 से अधिक बनी हुई थी, लेकिन चेन्नई में लगातार 12वें दिन 1,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसलिए सरकार ने चेन्नई के मरीना बीच सहित सभी बीचों पर लोगों के जाने पर रोक लगा दी है। इस बीच मुख्यमंत्री ई पलनीसामी ने कोरोना की मौजूदा स्थिति और इसकी रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को जानकारी दी। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी। कर्नाटक में कल कोविड-19 के 7,051 नए रोगियों की पुष्टि हुई। राज्य में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 6,47,700 से अधिक हो गई। 7,064 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस दौरान 84 व्यक्तियों की कोविड से मृत्यु हो गई। राज्य में कोविड से कुल मिलाकर 9,370 लोगों की जान जा चुकी है। 1,15,477 रोगियों का उपचार चल रहा है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर बलविंदर सिंह ने आकाशवाणी के कार्यक्रम में बताया कि सर्दियों में सांस लेने संबंधी संक्रमण बढ़ने की आशंका होती है, इसलिए सर्दियां शुरू होने पर कोविड संक्रमण पर निगरानी रखना महत्वपूर्ण है। जितने भी वायरसेस जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, ये वायरस गर्मी के मौसम में ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन जैसे सर्दी आती है तो ये वायरस ज्यादा एक्टिव होने के चांसेस होते हैं और ये ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ये जबरदस्त एप्रीहेंशन है डॉक्टर्स के माइंड में कि आने वाले सर्दी के मौसम में ये कोरोना का वायरस फिर से स्प्रेड कर सकता है, एक सर्ज आ सकती है, जिसको बहुत ध्यान से देखना होगा, पहले उसको भांपना होगा और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी होगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 और लैंडलाइन नंबर 01123314444 पर फोन करके विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उत्तरदायी उपयोग और असामाजिक तत्वों द्वारा इसके गलत इस्तेमाल से विश्व की रक्षा पर जोर दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों को फिर से खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। भारत में कोविड जांच क्षमता प्रतिदिन 15 लाख हुई। केंद्र सरकार राज्यों को राजस्व घाटे की भरपाई के लिए 20,000 करोड़ रुपए तत्काल जारी करेगी। क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की आज टोक्यो में बैठक होगी और IPL क्रिकेट में दुबई में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 59 रन से हराया। केंद्र इस वर्ष क्षतिपूर्ति उपकर के रूप में संग्रहित राशि में से लगभग 20,000 करोड़ रुपए राज्यों को तत्काल वितरित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल GST परिषद की 42वीं बैठक के बाद ये घोषणा की। उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह तक केंद्र उन राज्यों को वर्ष 2017-18 के एकीकृत GST के लिए 25,000 करोड़ रुपए भी देगा, जिन्हें विसंगतियों के कारण कम राशि मिली है। GST परिषद ने क्षतिपूर्ति उपकर लगाने की अवधि 5 वर्ष यानी जून 2022 से तब तक आगे बढ़ाने की सिफारिश की है जब तक राजस्व घाटे की भरपाई न हो जाए। श्रीमती सीतारमण ने बताया कि GST परिषद ने राज्यों की GST राजस्व घाटा भरपाई के भुगतान के तरीके पर निर्णय 12 अक्टूबर की बैठक तक टाल दिया है। उन्होंने बताया कि लगभग 20-21 राज्यों ने घाटे की भरपाई के लिए उधार लेने का
केंद्र का सुझाया विकल्प चुना है। अन्य राज्यों ने 2 विकल्पों में से किसी को भी नहीं चुना है। वे चाहते हैं कि केंद्र उधार लेकर इस घाटे की भरपाई करे। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने बताया कि अगले वर्ष 1 जनवरी से 5 करोड़ वार्षिक से कम टर्नओवर वाले करदाताओं को मासिक जीएसटी रिटर्न 1 और जीएसटी रिटर्न 3B भरने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें तिमाही आधार पर ये रिटर्न भरने होंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अपने ई वाणिज्य प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए स्विगी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते का उद्देश्य स्ट्रीट फूड वेंडर्स को हजारों उपभोक्ताओं तक ऑनलाइन पहुंच बनाने और अपना कारोबार बढ़ाने की सुविधा देना है। इससे प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना को बढ़ावा मिलेगा। अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, इंदौर और वाराणसी में ऑनबोर्ड 250 वेंडरों के जरिए प्रायोगिक कार्यक्रम चलाए जाएंगे। FSSAI के साथ पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्स को प्रौद्योगिकी के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। खाने पीने की चीजों की सूची को डिजिटल रूप देने और साफ सफाई तथा पैकेजिंग की उत्कृष्ट प्रक्रियाओं के जरिए भी उनकी मदद की जाएगी। प्रायोगिक कार्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा होने पर शहरी कार्य मंत्रालय और स्विगी देश भर में इस पहल का विस्तार करेंगे। अपनी तरह के इस पहले प्रयास के तहत मंत्रालय ने आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए नगर निगमों, FSSAI, स्विगी और जीएसटी अधिकारियों सहित प्रमुख पक्षों के साथ समन्वय किया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कृषि सुधार कानून देश के करोड़ों किसानों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि की गारंटी हैं। इन कानूनों से किसान बिचौलियों से मुक्त होंगे और आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले के लोधीपुर गांव में किसान चौपाल में उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की सरकार की प्रतिबद्धता से बिचौलियों और दलालों की चिंता बढ़ गई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे, कोयला और बिजली क्षेत्रों में अधिकतम वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए इन कंपनियों के बीच बेहतर तालमेल का आह्वान किया है। श्री गोयल ने कोयला और बिजली क्षेत्र के शीर्ष अधिकारियों के साथ कल बैठक की, जिसमें रेलवे द्वारा कोयला ढुलाई कार्य को मजबूत करने और कोयले के भाड़े से संबंधित रेलवे, कोयला और बिजली क्षेत्रों की संयुक्त संचालन उत्पादकता में सुधार करने के तौर तरीकों पर चर्चा हुई। रेलवे के माल भाड़े में कोयले का लगभग 50% योगदान है। लद्दाख क्षेत्र में किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना की तैनाती की गई है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि लद्दाख के सभी क्षेत्रों में वायुसेना की उचित तैनाती की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि वायुसेना में राफाल को शामिल करने से मारक क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। Our airlift capability was also brought into focus as we supported the Indian Army in rapid mobilization of troops and equipment to the operation area at a pace which our adversary didn't expect. The integration of Rafales brings in a platform armed with weapons, sensors and technologies that is way ahead and would give us an operational and technological edge in this area. चीन के साथ सीमा गतिरोध को देखते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा कि प्रतिद्वंदी को कम करके आंकने का कोई सवाल नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना की क्षमताओं ने हमेशा विरोधियों को हैरान किया है। रक्षा कर्मियों को राहत देते हुए सरकार ने 1 अक्टूबर 2019 से प्रभावी बढ़ी हुई परिवार पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। मौजूदा प्रावधान के तहत रक्षा बलों के कर्मी के निकट संबंधी को बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन लेने के लिए 7 वर्ष की निरंतर सेवा करना अनिवार्य है। 7 साल की सेवा की अनिवार्यता समाप्त करने की अवधि 1 अक्टूबर 2019 से लागू होगी। इसके अलावा 1 अक्टूबर 2019 से पहले 10 वर्ष के अंदर 7 वर्ष की निरंतर सेवा करने से पहले ही दिवंगत रक्षा कर्मियों के परिवार भी बढ़ी हुई दरों से पेंशन के पात्र होंगे। बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए विधानसभा चुनाव के लिए सीट के बंटवारे के बारे में आज औपचारिक घोषणा करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने कोर कमेटी और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठकों के बाद सीटों और उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दिया है। सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के नामों की संयुक्त रूप से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड घोषणा करेंगे। इस बीच
मुकेश साहनी के नेतृत्व वाली विकासशील इंसान पार्टी का एनडीए में शामिल होना तय है। ये पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन से हाल में अलग हुई थी। भारत ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा की हाल की घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट संयोजक की टिप्पणी बेबुनियाद है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत में संयुक्त राष्ट्र के संयोजक को ये जानकारी होनी चाहिए कि सरकार इन मामलों को बहुत गंभीरता से ले रही है। मामले की जांच अभी चल रही है, इसलिए किसी भी बाहरी एजेंसी को अनावश्यक टिप्पणी से बचना चाहिए। 4 देशों के समूह क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक आज जापान की राजधानी टोक्यो में होगी। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत इसमें शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में कोविड महामारी के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और चुनौतियों से निपटने के समन्वित प्रयासों पर विचार विमर्श होगा। क्षेत्रीय मुद्दों तथा मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्व पर भी चर्चा होगी। क्वाड विदेश मंत्रियों की ये दूसरी बैठक होगी। आईपीएल क्रिकेट में कल दुबई में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर को 59 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने 196 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर 9 विकेट पर 137 रन ही बना सका। भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से वर्ष में 2 बार फिटनेस परीक्षण कराने को कहा है। जांच रिपोर्ट उनकी व्यक्तिगत फाइलों में रखी जाएगी। ये जांच आयु अनुकूल स्वास्थ्य मानकों के आधार पर तय होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2020 को फिट इंडिया संवाद के दौरान इन मानकों का उल्लेख किया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश। धन्यवाद चंद्रिका। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया के इस बयान को आज अखबारों ने सुर्खियों में दिया है कि सीमा पर मौजूदा चुनौतीपूर्ण परिदृश्य के बावजूद भारत किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। एंटी शिप मिसाइल के कल सफल परीक्षण पर अखबारों ने लिखा है, इससे नौसेना की ताकत बढ़ेगी। देश के सुपरसोनिक टॉर्पीडो के सफल परीक्षण के चित्र भी अखबारों में हैं। ब्रिक्स देशों के वर्चुअल सम्मेलन की चर्चा करते हुए अखबारों ने पहले पन्ने पर लिखा है, 17 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति की ऑनलाइन मुलाकात होगी। अखबारों ने इसे बेहद खास बताया है। जनसत्ता के मुख्य पृष्ठ पर खबर है, जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए जारी 20,000 करोड़ रुपए केंद्र अगले सप्ताह राज्यों के लिए और 24,000 करोड़ रुपए जारी करेगा। हाथरस कांड पर हिंसा भड़काने की साजिश और उत्तर प्रदेश की छवि बिगाड़ने के आरोपों पर अखबारों ने अपने अपने तरीके से शीर्षक दिए हैं। कश्मीर में पांपोर में सीआरपीएफ के गश्ती दल पर किए गए आतंकवादी हमले और उसमें 2 जवानों के शहीद होने का समाचार लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। दैनिक जागरण ने लिखा है, बीते 24 घंटे में देश में 74,000 मरीजों ने वायरस को मात दी। हिंदुस्तान की खबर है, डब्ल्यूएचओ ने चेताया, दुनिया के हर 10 व्यक्ति में से 1 कोरोना संक्रमित है। अखबार ने कैलिफोर्निया में किए गए एक शोध के हवाले से लिखा है, कोविड वायरस का संक्रमण दरवाजे के हैंडल और सतहों को छूने से नहीं फैलता, सुरक्षित दूरी ही सबसे महत्वपूर्ण। अखबारों ने जेईई एडवांस के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने और प्रतिभाशाली छात्रों के चित्र के साथ सफलता के परचम लहराने की चर्चा की है। अमर उजाला लिखता है, अनलॉक 5 के तहत देश भर में 15 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल। 3 सप्ताह तक न टेस्ट न हाजिरी, आयोजनों पर रोक। अभिभावकों की लिखित सहमति जरूरी होगी, अन्यथा ऑनलाइन पढ़ाई ही जारी रहेगी। राजस्थान पत्रिका ने शीर्षक दिया है, स्कूल खोले जाएं पर छात्रों के लिए आना अनिवार्य नहीं। दैनिक जागरण ने भी लिखा है, बच्चों को कक्षाओं में आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। राजस्थान पत्रिका ने आज होने वाली प्रमुख खगोलीय घटना का जिक्र करते हुए लिखा है, आज पृथ्वी के सबसे नजदीक आएगा मंगल, चंद्रमा के पास आप भी देख सकेंगे। 26 महीने बाद बन रहा है ये संयोग, फिर देखेगा 13 साल के बाद। दैनिक जागरण ने दिल्ली एनसीआर के बढ़ते दायरे पर लिखा है, एनसीआर जल्द ही होगा दुनिया का सबसे बड़ा राजधानी क्षेत्र। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली में अभियान शुरू किए जाने को भी अखबारों ने महत्व दिया है। लिखा है, पराली के डंठल गलाने के लिए हो रहे हैं इंतजाम। जनसत्ता की खबर है, प्रतिदिन 3,000 श्रद्धालु बद्रीनाथ और केदारनाथ जा सकेंगे। श्रद्धालुओं की अधिकतम सीमा में बढ़ोतरी की गई।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उत्तरदायी उपयोग और असामाजिक तत्वों द्वारा इसके गलत इस्तेमाल से विश्व की रक्षा पर जोर दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों को फिर से खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। भारत में कोविड जांच क्षमता प्रतिदिन 15 लाख हुई। केंद्र सरकार राज्यों को राजस्व घाटे की भरपाई के लिए 20,000 करोड़ रुपए तत्काल जारी करेगी। क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की आज टोक्यो में बैठक होगी। और आईपीएल क्रिकेट में दुबई में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 59 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।